रत्नीय नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप जिस पेज पे हो वो दीपक डोडामनी नाम से पेज है, जिसको मैंने रत्नीय केयर्स के नाम से चेंज करने का सोचा है। खैर, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे करने जाओगे तो फेसबुक पेज को अनपब्लिश कर देता है। बार बार रेगुलर टाइम पे अगर आप उसको चेंज करते हो तो फेसबुक को पसंद नहीं आता, उसको लगता है कोई स्पैम कर रहा है या ऐसे ही झूठ मूठ का लाइक्स के लिए ये पेज का नाम बार बार चेंज किया जा रहा है। सो वॉट एवर इट इज़, आपको अब तक रियलाइज़ हो चुका होगा कि ये पेज पे मैक्सिमम मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में या एनिमल्स के वगैरह वीडियोस डालता हूँ या फिर शेयर करता हूँ। तो उसी से रिलेटेड ये भी वीडियो है। मैंने आज एक ब्लॉग पोस्ट बनाया है जिसमें मैंने रत्नीय केयर्स के बारे में बताया है। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ कि ये रत्नीय केयर्स है क्या, किस चिड़िया का नाम है रत्नीय केयर्स। तो आप सबको पता है मैं अश्वमेध ग्रुप 2010 से चला रहा हूँ और 2018 का दिसंबर को उसको बंद किया गया, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन आज भी ज़िंदा है और अच्छे से चल रहा है। उसका नाम है अश्वमेध फाउंडेशन। तो अश्वमेध फाउंडेशन को 8 साल हुए हैं, चाइल्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में वो काम कर रही है और अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने का काम उसमें हो रहा है और बच्चों का डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे अश्वमेध ग्रुप में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जो सोसाइटी को गिविंग बैक में बिलीव करता था या सोसाइटी को फिर से कुछ रिटर्न दे रहा था, वैसे ही रत्नीय ग्रुप में मैंने रत्नीय केयर्स को चूज़ किया है। तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जब अश्वमेध ग्रुप फाउंड किया था तो अश्वमेध कला मंच, अश्वमेध फाइनेंशियल सर्विसेज, अश्वमेध नॉलेज सेंटर, इन तीनों के साथ साथ अश्वमेध फाउंडेशन नाम से एक मैंने एनजीओ भी बनाया था। तो रत्नीय ग्रुप में फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे ये जो रत्नीय केयर्स है वो एनजीओ नहीं होगा, वो रत्नीय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक सीएसआर विंग होगा जिसके थ्रू ये सब काम होगा। तो अश्वमेध फाउंडेशन में जैसे हम लोग लोगों से डोनेशन लेके काम करते हैं, वैसा रत्नीय केयर्स में बिल्कुल नहीं होगा। रत्नीय केयर्स के लिए जो भी फंडिंग आएगी वो रत्नीय ग्रुप की तरफ से आएगी और रत्नीय प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि सीएसआर विंग क्या होता है। तो वो किसी भी कॉरपोरेट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला विंग होता है उसको हम लोग सीएसआर विंग कहते हैं। उसके थ्रू कुछ ना कुछ सोसाइटी को देने का काम वहाँ पे किया जाता है। तो आप लोग बोलोगे कि ये रत्नीय ग्रुप तो अभी नया है, इसमें इतना रेवेन्यूज़ नहीं है, तो कैसे क्या मैंने ये सोचा। तो दोस्तों उसके पीछे का जो थोड़ा सा रीज़न जो है थोड़ा वो बहुत इमोशनल सा है। जब अश्वमेध ग्रुप का क्लोजिंग हुआ था उसके बाद मैं डोडामनी ग्रुप बनाने के पीछे लगा एंड लगभग 19 फरवरी 2018 से लेके मेरा मैक्सिमम फोकस स्टॉक्स बाजीगर के ब्रांड पे रहा। उसके थ्रू मैं बहुत सारे मैं क्लाइंट्स लेते रहा, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहा, उनसे मैंने फ़ीस ली और मैं खुद का ट्रेडिंग भी कर रहा था, लेकिन उसको बंद करके मैंने ज़्यादा फोकस उनका पैसा फंड मैंने मैनेज करने में लगाया। और आज ये सीन है कि मैं 3 साल में ही अराउंड 1.30 CR का इस बार मैं फंड्स रेज कर रहा हूँ। तो पहले ही साल मैंने 50 लाख का आसपास मैंने फ़ंड रेज किया था। दूसरा साल कुछ रीज़न की वजह से वो कम हुआ था और 5-6 महीना मैं जॉब में था, और तीसरे साल में 1.30 CR के आसपास का मैं फ़ंड संभाल रहा हूँ। तो ये सारे चक्कर में हुआ ये कि मैं जो सोशल वर्क जो मेरा था वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से तो मैं सेंटर पे भी गया नहीं हूँ और वहाँ पे जो भी सोशल वर्क चल रहा है वो टीम के द्वारा हो रहा है। एंड जब 8 साल पूरे हुए, 8वां रजिस्ट्रेशन दिन था, उस दिन मुझे बहुत पावरलेस सा फील होने लगा। मुझे ऐसे लगा कि ऐसा क्या हो गया कि मैं किसी के लिए कुछ करने के लायक नहीं रहा, क्योंकि अब तक जो भी अश्वमेध फाउंडेशन में
इनिशियल फेज में जो भी इन्वेस्टमेंट लगा था वो मेरा लगा था। तो अगर सब 10 लाख अगर अश्वमेध ग्रुप को चलाने के लिए लगे हैं तो उसमें से 7 लाख मैंने मेरे बिजनेसेस में लगाए रहेंगे और 3 लाख पूरा मैंने अश्वमेध में इन्वेस्ट किया होगा। फिर वो कलामंच हो या फाउंडेशन हो उसको एस्टेब्लिश करने में लगाया होगा। तो ये जो प्रपोर्शन था कि मैं कम से कम 10 से 30% तक का मैं फंड्स उसके लिए सोशल वर्क के लिए यूज़ कर रहा था, क्योंकि उसके थ्रू ही वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ, उसके थ्रू ही लोगों का फ़ायदा हुआ, उसके थ्रू ही बच्चों को अंडर प्रिविलेज बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे उनको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही है, उनके डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें मेरा था, तो उसके वजह से हो सकता है कि मैं पिछले कुछ सालों तक मैं खुद भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और अच्छा खासा मैंने भी पैसा बना लिया। साल का 18 लाख में वहाँ पे ये होता था, जनरेट होता था। बट एक जब 2018 में मैं बैंकरप्ट हुआ, एक ही साल में मैंने बहुत बड़ा लॉसेस मैंने बुक कर लिया था। उसके बाद मैंने वहाँ पे देना बंद कर दिया, और जब आप देना बंद करते हो तो आपको भी मिलना बंद हो जाता है। शायद उसी को बरकत मिलती है जिसमें दानत होती है। दानत का मतलब ये होता है कि आप जब तक लोगों को देते हो, व्हेन यू आर गिविंग बैक टू सोसाइटी, व्हेन यू आर गिविंग बैक टू सोशल कॉजेस, तो ही आप खुद सक्सेस करते जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हो। तो इसलिए इस बार मैं वो मौका नहीं चूकना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जो मेरी एक अच्छी आदत है, जो मेरे माँ बाप ने सिखाई है कि लोगों की हेल्प करना, उन्हें कुछ देना, वो यहाँ पे ब्रेक हो। इसलिए रत्निया का शुरू का स्टेज से ही मैं यहाँ पे गिविंग बैक टू सोसाइटी पे फोकस करना चाहता हूँ, और मैंने इस बार एनवायरनमेंट को चूज़ किया है। तो अब मैं आता हूँ कि रत्निया केयर्स एनवायरनमेंट के लिए क्यों काम करेगा, ये टॉपिक पे। तो देखो, मैं ये नया नहीं है कि मैं एनवायरनमेंट से कितना लिंक्ड हूँ। बचपन में मैं जिस सोसाइटी में रहता था वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग टाइप का डाइवर्सिफाइड ट्रीज़ होता था। तो फ्लोरा एंड फाउना मैंने बचपन में काफ़ी देखा है, नज़दीक से देखा है। ऐसे ऐसे प्लांट्स है या ऐसे ऐसे एनिमल्स है जो आज का डेट में हम लोग रेयर ऑफ द रेयर या दुर्मिळ के हेडिंग के अंडर देखते हैं। वो टाइम पे हम लोग के लिए वो नॉर्मल था कि ऐसे प्लांट्स को देखना। तो ऐसे माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, बहुत ही अच्छे कॉलोनी में जहाँ पे लोग भी अच्छे थे, वहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। तो बीइंग फ्रॉम अ फैमिली जो प्रोटेक्टिव थी, जिनके घर पे कुत्ते होते थे, बिल्लियाँ होती थी, हम लोग बहुत सारा वहाँ पे मतलब बर्ड्स वगैरह के हम लोग पानी पिलाते थे, उनके लिए खाने को कुछ रखते थे। तो ये बचपन से हमारे मम्मी डैडी ने हमको ये सिखाया है कि भूत दया पे भरोसा रहना चाहिए, एनिमल्स को आपको लव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये तो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पे ऊपर के फ्लोर्स पे भी जब शिफ्ट हुए, फिर वडाला हो या फिर यहाँ पे विरार हो, वी ऑलवेज कीप वाटर बाउल इन गैलरी। बालकनी में हम लोग पानी का पॉट रखते हैं ताकि जो भी बर्ड्स है वो आके उनकी प्यास बुझाए। एंड उसके अलावा मैं एनजीओ के लिए एक एज ए एक्टिविस्ट काम भी कर चुका हूँ मेरे स्टूडेंट लाइफ में। आपको याद रहेगा जयराम रमेश के अगेंस्ट एक बहुत ही फाइट हुआ था एनवायरमेंटिस्ट का, जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज़ एंड ब्रिंजल के अगेंस्ट हम लोग बात कर रहे थे। तो वो मैं एनजीओ का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसके बाद वो एनजीओ ने बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग भी किया है, ऐसा उसके ऊपर ब्लेम्स है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं उससे जुड़ा हुआ था, उसको मैंने डोनेशंस भी दिए थे जबकि मैं खुद एक स्टूडेंट था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जो अश्वमेध फाउंडेशन भी जब शुरू हुआ तब भी हम लोग ने एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी काम किए। हम लोग ने ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए हम लोग ई वेस्ट जमा करके हमने प्रोसेसिंग यूनिट्स को दिया है। हमने हर एनवायरनमेंट डे पे हमने प्लांटेशन किया है। अर्थ डे पे हम लोग ने
बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो बाकी के इश्यूज़ है पोल्यूशन वगैरह उसके बारे में हम लोग ने अवेयर किया है। आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हम लोग टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं। जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग को प्रोजेक्ट मिला तो मैं चाहता तो मैं मेरा टीम को उसको लीड करने दे सकता था, लेकिन वो मैंने किया क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो 45 स्कूल्स में हम लोग ने जाके एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम किया था। वहाँ का बच्चों को हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया था, अवेयर किया था। तो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि मैं इसमें नया हूँ। मैंने जब MBA के जितने आप मेरे सब्जेक्ट्स के अगर रिज़ल्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मिले हैं, क्योंकि मैं केमिकल में बीटेक किया है मैंने ऑयल सर्फेक्टेंट्स ओलियोकेमिकल्स में। तो हम लोग के लिए वाटर ट्रीटमेंट हो या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें हम लोग तब से पढ़ते आए हुए हैं। एंड जब मैं तलोजा में जब मैं इन प्लांट ट्रेनिंग भी कर रहा था उस टाइम पे भी मुझे एक ही बात ज़्यादा खटकती थी, वो थी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्योंकि वहाँ पे तलोजा में बहुत सारा ऐसा केमिकल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो सिर्फ नाम के लिए है, वो फंक्शनल नहीं है। वो जब भी ऑडिट के लिए, एनवायरमेंटल ऑडिट के लिए कोई आता है उसको समोसा चाय खिला के और कुछ पैसा टिका के वहाँ पे काम चलाया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुझे हमेशा बॉदर करती आई। मैं पर्सनल लेवल पे एनवायरनमेंट के लिए जितना भी वोकल रह सकता था मैं रहा हूँ। जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट लोगों से जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं वहाँ पे आधा एक घंटा मैं उनसे एनवायरनमेंट के इश्यूज़ पे डिस्कशन करता हूँ। तो एनवायरनमेंट मेरे दिल के हमेशा क्लोज रहा है। मैंने मेरे ब्लॉग्स में भी काफ़ी बार एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें लिखी है, फिर वो वर्ल्ड ऑफ द बाजीगर हो या फिर अश्वमेध फाउंडेशन हो। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मेरा काम साइलेंटली चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ कि लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ज़रूरी है। तो हुआ ये था कि जब कोरोना वायरस नया था, बहुत पैनिक था और लोग अपने अपने घर में बंद हो चुके थे, और जो लॉकडाउन लगा पूरा महीने भर का, उसमें जो एनवायरनमेंट है उसने अपने आप को हील करना शुरू किया। बहुत सारे पिक्चर्स मैं फेसबुक पे देखता था जहाँ पे दूर दूर से हिमालय की पहाड़ी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही थी। जो भोला भाई का जो गार्डन है वहाँ पे कहीं से मोर आके नाच रहे थे। जो बोरीवली का जो नेशनल पार्क है वहाँ पे बहुत सारे स्क्वेरल्स है या मोर है, या यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे पंछी जो हम लोग आजकल देख नहीं पाते, उन्होंने दर्शन देना शुरू किया था। बहुत सारे ऐसे वीडियो थे जहाँ पे जो हिरन है वो गांव में या शहरों के रोड पे चल रहे हैं। बहुत सारे जगह पे आपने देखा रहेगा कि ऐसे भी एनिमल्स पाए गए जो जंगल में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं। तो कहने की बात यह है कि बहुत कुछ वहाँ पे बदल चुका था। एंड सबसे बेस्ट पार्ट थी कि एयर क्लीन था, काफ़ी क्लीन था, कोई पोल्यूशन नहीं था, गाड़ियाँ रास्ते पे नहीं थी। यहाँ तक कि आप देखोगे तो जो वाटर रिसोर्सेस है, नदियाँ है, बहुत ही क्लीन दिख रही थी, बहुत ही सब साफ़ सुथरा था। जितना भी समुंदर में कचरा है वो समुंदर ने बाहर लाकर फेंकने का काम किया था। टन्स ऑफ वेस्ट कभी समुंदर किनारे पे आ चुका था। तो ये जो प्रोसेस थी एनवायरनमेंट ने जो किया था वो किसी जादू से कम नहीं था, और वो इसीलिए हो सका था क्योंकि ह्यूमन रेस गायब थी। इतने टाइम तक लोग रास्ते पे नहीं थे, लोग रास्ते पे ना होने की वजह से ये सारा सेल्फ क्लींजिंग का प्रोसेस हुआ था। और सब परफेक्ट लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि काश ये हमेशा रहे, हमेशा पानी साफ़ सुथरा रहे, हमेशा एयर्स प्योर रहे, उसमें कोई भी पोल्यूशन ना हो, हमेशा जो मैन है और एनिमल्स है उसमें हार्मनी बने रहे। लेकिन ये सपना टूट गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, उसके बाद सारा लोग रास्ते पे आ गए, और जो फिर एनिमल्स मिलने लगे उनको मारा जाने लगा।
फिर वो लेपर्ड्स हो या फिर बाइसन हो, आपने देखा रहेगा जो गवा बोलते हैं जिसको मराठी में। तो जब उस पुणे में आया, उसके पीछे लोगों ने उसको दौड़ा दौड़ा के थका दिया, उसको डरा दिया और उसकी वहाँ पे मौत हो गई। उसके बाद एलिफेंट का आपने वो देखा रहेगा कि कैसे उसको जलाया गया, और वो एक प्रेग्नेंट एलिफेंट है जो पानी में जाके घंटों खड़ी थी और बाद में वो मर गई। उसके बाद और भी एक एलिफेंट के ऊपर जला हुआ टायर फेंका गया जो जंगल में जाके मर गया। तो ऐसे सारे जो बाद में वीडियोज़ आने शुरू हुए जिसमें फिर से एक एरोगेंस दिखाई देता है इंसान का, उससे फिर से मुझे बहुत बुरा लगने लगा, बहुत गुस्सा भी आता था। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे हम लोग वहाँ पे उसके अगेंस्ट हम लोग पोस्ट लिखते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब मौका मिले तो खुद कुछ किया जाए, और इसीलिए जब मैंने डिसाइड किया कि रत्निया ग्रुप बनेगा तो उसका जो CSR विंग रहेगा वो एनवायरनमेंट के लिए काम करेगा, और जिसका नाम होगा रत्निया केयर्स। तो ये है रत्निया केयर्स के पीछे का इंस्पिरेशन। रत्निया केयर्स करेगा क्या? तो सबसे पहले रत्निया केयर्स अवेयरनेस का काम करेगा, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट काम वो है। अगर आप जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड लोगों को अवेयर करो, फिर वो छोटे बच्चे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों को अवेयर करना पड़ता है, बड़ों को भी अवेयर करना पड़ता है। हम लोग जब कोल्हापुर में पन्हाड़ा में पिकनिक को गए थे तो मैं साथ में गार्बेज का बैग लेके गया था, और बच्चों ने जो भी हम लोग वहाँ पे गार्डन में बैठ के खाना खाते थे, केला खाते थे या बाकी का कुछ भी खाते थे, तो उसके सारे छिलके हम लोग उस बैग में डालते थे। जो हमने पेपर यूज़ किए खाना खाने के लिए वो सारा हमने वो बैग में डाला, और फिर वो सारा बैग हमने उठा के कचरे के कूड़ेदान में डाल दिया। लेकिन वहाँ पे बड़े लोग थे जो कचरा यहाँ वहाँ फेंक रहे थे, लिटर कर रहे थे। तो मैंने ये देखा कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कम से कम उनमें वो अवेयरनेस होता है कि ये नहीं करना चाहिए। बड़े लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद वो लोग बेदिक्कत होके बेशरम जैसे हर जगह पे कचरा फैलाते हैं। तो ये जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, किसी को टोकना है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ तो ये है कि एडवोकेसी, एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है उसकी एडवोकेसी करना ज़रूरी है। तो वो फिर वो पर्सनल लेवल पे हो या फिर कॉरपोरेट लेवल पे हो, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनको बताया जाए कि आपका जो प्रोसेसेस है उसको आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाओ। आप जो स्लज वगैरह छोड़ते हो या वाटर पोल्यूटेड जो छोड़ते हो नदी में या बाकी के रिसोर्सेस में, उसको आप ट्रीट करके उसको प्रॉपरली उसको प्योरीफाई करके आप भेजो, भले ही उसमें कितना भी खर्चा आए। तो ये जो चीज़ें हैं एडवोकेसी की वो करना इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक बैन ठीक से हो, लेदर का इस्तेमाल कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, ये सारी चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है। तो अवेयरनेस के साथ एडवोकेसी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम लोग करेंगे। और लास्ट में आता है एक्टिविज़म। तो जहाँ जहाँ पे एक्टिविज़म की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे जगह पे एक्टिविज़म करने के लिए भी रत्निया केयर्स तैयार होगा। तो इस तरीके से रत्निया केयर्स काम करेगा। एंड आप सोचोगे इसका फंडिंग कैसे आएगा, तो मैं फिर से बताता हूँ कि जैसे जैसे रत्निया प्राइवेट लिमिटेड ग्रो करेगा, जैसे जैसे उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उसका कुछ परसेंट जाएगा जो रत्निया केयर्स का फंडिंग के लिए जाएगा, और रत्निया केयर्स ये सारे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक नया पैसा भी हम लोग एज अ डोनेशन हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एक रत्निया ग्रुप की तरफ से ये इनिशिएटिव है जिसको हम लोग PCR नाम से पुकारेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रत्निया केयर्स है, PRC प्रोजेक्ट रत्निया केयर्स। और ये PRC इसलिए है क्योंकि ये एक NGO नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है और एक CSR है जो रत्निया ग्रुप का इनिशिएटिव है फॉर ग्रीनर, क्लीनर एंड बेटर टुमारो। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।